तो दोस्तों एक बार फिर से हम अपनी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज है उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी में आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसको हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक जो है वो बिल्कुल खत्म कर लिए हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाओ, अल्फा एसएससी पे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे इकोनॉमिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी के अंदर आपको वो टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं ये आपके जितने भी सरकारी एग्जाम्स हैं जिनमें आपकी इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब जिसमें जीके जीएस में इकोनॉमिक्स आती है उसी के लिए हैं। तो यहाँ पे हम पूरा जो जीके जीएस है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्लासेस जो हैं वो इनका लेवल क्या है? इनका लेवल है आपका एसएससी का। आपका जो एसएससी का एग्जाम होता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, देखो तीनों में जीके जो है ना वो सेम ही लेवल की आती है। बेशक एग्जाम आपको एक एमटीएस छोटा लग रहा होगा, है ना, सीएचएसएल उससे बड़ा है, सीजीएल उससे भी बड़ा है, बेशक लेवल तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन जीके जीएस का जो लेवल है ना वो ऐसा हो सकता है कि एमटीएस और सीएचएसएल में हाई हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सीजीएल में हाई नहीं मिलता है, तो इन दोनों में आपको हाई मिलता है हमेशा। ये मत सोचना कि ये हल्के जो है आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो आपका जो लेवल है वो हाई लेवल का ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे एसएससी के किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। और देखो ये जो क्लासेस है ना ये मैंने स्पेशल उन बच्चों के लिए डिजाइन किए हैं जो बच्चे मतलब जैसे किसी ने आर्ट से किया है, किसी ने साइंस से किया है। मतलब देखो जो बच्चे कॉमर्स से पढ़े हैं उनको तो ये नॉर्मल बेसिक चीज है उनके लिए, तो भाई उन्होंने पूरी ग्रेजुएशन ही इससे की है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे भाई कॉमर्स टीम से नहीं है तो उनके लिए तो ये चीजें जो है ना आबरा का डाबरा होंगे, है ना, अब्बा डब्बा चब्बा होंगे आपके लिए। तो इनको हम बिल्कुल जो है मैं आपको देहाती भाषा में इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्लासेस को देखो, आपको 100% जो है चीजें वो समझ में आने वाली हैं। ठीक है, और देखो यहाँ की शब्दावली जो है ना वो थोड़ी ऐसी है कि भाई बच्चों को ना इसमें दिक्कत हो ही जाती है, लेकिन मैंने इसमें इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया है। वो सोल्यूशन ये है कि जो शब्द हिंदी में आपको लिखता है कि भाई हिंदी में देखने में ज्यादा एक तरह से डरावना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा है या फिर थोड़ा अजीब सा शब्द है, उसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, और जो इंग्लिश में अजीब सा लगेगा उसको हिंदी में पढ़ लेंगे। ठीक है, जो जिसमें हमें बेहतर लगेगा वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा सा इसको देखो क्लास को, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको सारी जो चीजें वो समझ में आएंगी। इकोनॉमिक्स से बेशक आप कितने भी भागते हैं लेकिन अब जो है आपका भागना बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इन्फ्लेशन को, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं महंगाई। भाई महंगाई बढ़ती है ना, अब आपके पेपर में अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है ना तो ये जो लिखा हुआ है ना मुद्रास्फीति, है ना, मुद्रास्फीति जो आपने देखा है ये आपको देखने को मिलता होगा शब्द। ठीक है, अब आप सोचते होंगे ये क्या चीज है ना, तो ये जो इन्फ्लेशन है जिसको महंगाई बोलते हैं इसी को मुद्रास्फीति के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, भाई जो देश है, देश में या आपके अच्छा देश में महंगाई कब बढ़ेगी? सर ये तो सीखना है, हमें पता होता तो देखते क्यों है। देखो ये जो आपका मुद्रास्फीति है या फिर इन्फ्लेशन या फिर महंगाई जिसको आप बोल रहे हैं, इसकी परिभाषा देखो पहले क्या है। अच्छा एक बात, ये परिभाषा जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये पेपर में नहीं आती है, लेकिन इनको पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ। भाई चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे सीखोगे, ना। तो बेस को मजबूत बनाने के लिए परिभाषा जो है या फिर इनके बारे में थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि जो बच्चा है उसके दिमाग में चीजें जो है वो बैठ सकें। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। भाई पहले हमें ये तो जानना होगा ना कि भाई महंगाई है क्या। तो महंगाई देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि। ठीक है, कीमतों में होने वाली वृद्धि। भाई आप जानते हैं कि चीजें जो हैं वो रेगुलर महंगी होती जाती हैं। आज किसी चीज का प्राइस मान लो एक पार्ले जी का बिस्किट है, अब वो किसी टाइम पे आता था भाई 3 रुपए का, है ना, फिर वो 5 का हुआ, अब हो सकता है 10 का आ रहा हो सकता है आगे फ्यूचर में 15-20 का हो जाए, ऐसे होगा ना। पेट्रोल पहले भी 40 भी होगा, किसी टाइम पे 45 भी होगा, फिर 50 हुआ, 75 हुआ, 80 हुआ, अरे मोदी सरकार ने 100 कर दिया, है ना। तो जो ये है समय के साथ चीजों में क्या होता है, उनके प्राइस में चेंज होता जाता है, चीजें क्या होती जाती है, महंगी होती जाती हैं। तो इसमें तो ऐसे कोई भड़क लेने वाली चीज ही नहीं है कि दिमाग में कुछ बिठाना पड़े। भाई महंगाई क्या है, भाई नॉर्मल जो चीज है वो महंगी हो गई है, पहले 100 की आ रही हो सकता है 120 की आ रही हो, तो इसी को महंगाई कहते हैं। महंगाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अच्छा अगर महंगाई आपकी बढ़ती है तो महंगाई से होता क्या है, महंगाई से ये होता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है ना, जो भी आप परचेज कर सकते थे चीजों को, वो आपकी क्या हो जाती है, एक तरह से कम हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
परचेजिंग पावर कैसे कम होगी भाई, एक चीज है, ठीक है, यहां पे आओ देखो, आप मान लो पहले 100 रुपए में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं पहले आप क्या करते हैं, पहले चीनी आती थी 35 रुपए की 1 किलो, ठीक है, कितनी आ रही है, 35 रुपए की 1 किलो आ रही है। अब ये चीनी का प्राइस हो गया अब 10 सालों में 70, ठीक है, अब 70 रुपए की 1 किलो आ रही है ना। तो यहां पे अगर आप आज भी 35 रुपए की लेने जाओगे तो आपकी जो पहले आप 1 किलो खरीद रहे थे, ठीक है, अब वो कितनी हो जाएगी, वो तो भी आधी किलो ही रहेगी ना। तो परचेजिंग पावर आपकी क्या हो गई, कम हो गई। एक एग्जांपल और देखो, इससे और अच्छे समझ में आएगा। मान लो पहले आपके पास 1 लाख रुपए थे, कितने थे, 1 लाख रुपए थे, ठीक है। अब पहले आप 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद पाते थे। मान लो आपने कूलर खरीद लिया, ठीक है, आपने एसी भी ले लिया, ठीक है भाई, कूलर भी ले लिया, एसी भी ले लिया, फ्रिज भी ले लिया, ठीक है, कूलर हो गया, एसी होगा, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, बाइक भी ले ली। 1 लाख रुपए में इतनी सारी चीजें आप ले सकते थे। पहले प्लेटिना बाइक या सीडी डिलक्स वगैरह जो है, ये आप जानते हैं 35 से 40 हजार के बीच में आ जाती थी, है ना, ठीक है। टीवी आपका 3 से 4 हजार के बीच में आ जाता था। फ्रिज आपका 5 से 7 हजार के बीच में, ठीक है। एसी आपका नॉर्मली 25 हजार के आसपास आता है, ठीक है। कूलर आपका 4-5 हजार के बीच में आ जाता है। पहले के प्राइस थे ये, लेकिन अब भैया क्या होगा, ये थे पहले के प्राइस, ठीक है। अब क्या हो गया, अब भैया आपकी जो है महंगाई हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब महंगाई बढ़ गई, अब महंगाई बढ़ गई तो भैया 5,000 को जो कूलर है वो 7,000 में आ रहा है? जो 25,000 के एसी है अब वो 35,000 में आ रहा है ना। जो 5,000 का फ्रिज था वो 15,000 में आ रहा है। टीवी आपका कम से कम 12 और 13,000 रुपए का आ रहा है आजकल, नॉर्मल से नॉर्मल टीवी आप लोगे तो, ठीक है। बाइक जो 35 की अब वो 75,000 की आ रही है। तो अब एक बात मुझे बताओ, क्या जो पहले आप चीजें खरीद पा रहे थे 1 लाख रुपए में, क्या इन सबको आप खरीद सकते हो? नहीं, क्योंकि भैया ये तो 1 लाख से ज्यादा बैठ जाएंगे फिर, है ना, 1 लाख से ज्यादा चले जाएंगे। तो परचेसिंग पावर आपकी क्या हुई है, कम हुई है। पहले जितने रुपए में जितनी चीजें खरीद पा रहे हैं, आज उतने रुपए में उतनी चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है। पहले 100 रुपए में आप 1 किलो चीनी भी ले सकते थे, ठीक है, और 100 रुपए के अंदर अंदर आप आधी किलो तेल भी ले आते थे, है ना, सरसों का तेल जो होता है। लेकिन आजकल तो नहीं होगा, आजकल तो भैया ये तेल ही अकेले 160 रुपए किलो हो रहा है, या लीटर आप जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो आजकल तो नहीं होगा। तो क्या हुआ है, आपकी जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। महंगाई बढ़ेगी, आप उतने रुपए में कम सामान खरीद पाओगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और, जब किसी में आप देखते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है ना, तो जो उधार देने वाला होता है ना, उसको तो हो जाता है भैया नुकसान। कैसे होता है नुकसान, अभी बताता हूं, ठीक है। और जो उधार लेने वाला होता है उसको हो जाता है फायदा। कैसे होगा भाई फायदा? भाई आज मान लो, आज छोड़ो, किसी टाइम में जब आपके दादा थे, ठीक है, दादा या पापा या जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, उस टाइम में क्या था, जब आपके दादा परदादा थे, उस टाइम में आप जानते हैं कि 100 रुपए 2000, मान लो हम सन 2000 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 2000 वाला ईयर है, सन 2000 की बात कर रहे हैं। उस टाइम में 100 रुपए आज के 10,000 रुपए के बराबर है, ठीक है। कितने के बराबर है? 10,000 के, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, क्लियर। क्योंकि भाई उस टाइम पे 1 रुपए का गुड़ आ जाता था। गुड़ की भेली खाई है ना, कभी नहीं खाली? मैं गुड़ तो खाया होगा, है, ठीक है। 2 रुपए में आपका देसी घी आ जाता था, देसी घी, ठीक है, देसी घी आता था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो 100 रुपए की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी। और उस टाइम पे आपके दादाजी से किसी ने 100 रुपए ले लिए भैया उधार, क्या ले लिए, उधार ले लिए, ठीक है। और इसने बोला कि अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं आगे खाते कमाते 20 साल में आपके 10,000 रुपए जो है वो आपको वापस दे दूंगा। अब आ गया 2020, क्या आ गया 2020। अब मुझे एक बात बताओ, अब 2020 में ये जो 100 रुपए हैं, क्या आज भी इनकी इतनी वैल्यू है? नहीं है, नहीं है ना इतनी वैल्यू। तो भाई इसको तो आसानी होगी इनको चुकाने में, है, ये तो 1 मिनट में दे देगा 100 रुपए निकाल के। लेकिन इनका तो भैया नुकसान हो गया ना। ये तो 10,000 रुपए थे इसके, उस टाइम पे कितने थे, 10,000 के आसपास थे। आज इनकी वैल्यू कम हो गई। तो जिसने पैसा दिया उधार, उसकी तो भैया खत्म हो गई ना कहानी, है ना। उसको तो 100 रुपए वापस आ रहे, वैल्यू और कम हो गई। यानी कि जो उधार दे रहा है ना, उसको नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी पैसे की करेंसी, जो आपकी जो पैसे की वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो कम ना हो, इसलिए आपका जो ब्याज का कॉन्सेप्ट वो लाया गया, ठीक है, कि भैया हम लगाएंगे ब्याज। अब ये ब्याज लगाते कैसे हैं, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, मान लो महंगाई की रेट है 4% पर ईयर, ठीक है, कि भाई हर साल 4% महंगाई बढ़ जाती है, यानी कि हर सामान जो है वो 4% उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है, ठीक है, या 5% जो भी है। तो उस हिसाब से लोग आप पे ब्याज लेना चालू कर देते हैं।
भाई अब जो आपने 100 रुपए लिए हैं, अब इन पे आपको मुझे हर महीने या फिर वो देखो हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है, वो कैसे दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है भाई मुझे 10% दे, 5% पर मंथ दे या पर ईयर दे, जो भी है। तो ज्यादातर गांव में 5% पर मंथ या 2% पर मंथ ऐसे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन पे ब्याज लगाया जाता था। अब इन पे ब्याज भी चल रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो 2020 तक आते आते 100 रुपए नहीं रहेंगे, इन पे ब्याज लग के ये वहीं पहुंच जाएंगे, जो वैल्यू वहां पे थी ना 10,000, वे वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 10,000 से ज्यादा भी हो जाए, 12,000 13,000 कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर। तो इसलिए ब्याज को लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा डेवलप हुआ किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो ये सारी चीजें हमारी मार्केट में, हमारे समाज में घटित होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। भाई जो ब्याज दे रहा है, मतलब जिसने पैसा दिया है, अगर बिना ब्याज के दिया तो भूल जा भैया, फिर तो उसकी कीमत खत्म होने वाली है। अगर दे रहा है तो फिर 1-2 महीने या 1 साल के लिए दे, तो लंबे के देने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है भैया, ये जो आपको नाम दिख रहा है ना, ये नाम है इरविन फिशर, ठीक है। इरविन फिशर जो है इसने कॉन्सेप्ट दिया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। ये इसके कॉन्सेप्ट का नाम है। कई बार पेपर में डायरेक्ट आता है इरविन फिशर का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर ऐसा होता है, ऐसा दिख जाता है आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या है, ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो इरविन फिशर है, इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, इसी को इल्यूजन कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं, क्लियर। अब यहां पे इन्होंने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला है आपका ये वाला। इस फॉर्मूले में इसने बोला m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब यहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलता है। अब यहां पे ये इन्होंने ना ये महंगाई के हिसाब से ही जो अपना फॉर्मूला है निकाल के दिया था। अब यहाँ पे इन सब का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्ट आता है, एमवी आपको लिख के दे देगा, आपको ऑप्शन में पीटी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है वो 4-5 इनको बदल के दे दे, तो आपको अपने हिसाब से जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही आपको उत्तर में ढूंढना है, तभी आपको आंसर पे टिक करना है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एम है, ठीक है, यहाँ पे जो एम लिखा हुआ है इसका कुछ मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है, आ जाओ मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकना। चलो एक कॉल आ गया था। देखो यहां पे ये जो आपका एम है, यहां पे ये जो एम है ये क्या है, ये है मनी। एम क्या है, एम है आपका मनी सप्लाई, ठीक है। जो भी मनी की सप्लाई होती है, मान लो आप बैंक गए, अब बैंक से आपने बोला कि भाई मुझे रुपए दे दो, 10,000 रुपए चाहिए मुझे, है ना, आपके अकाउंट में थे, आपने निकाल लिए। अब जब आपने वो रुपए निकाल लिए तो बैंक की तरफ से वो सप्लाई कर दिया आपको, आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो वो पैसे आपको सप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनटू में वी का मतलब होता है एक तरह से वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा। वेलोसिटी का मतलब है कि जो अब आपने पैसे निकाले हैं, बैंक से जो पैसे निकाले हैं वो आपने अपने आप पास लाके घर में रख लिए हैं, बेड के नीचे ठूस दिए हैं, या वो पैसे आप लाके खर्च कर रहे हो मार्केट में, है ना। भाई आपने बैंक से पैसे लिए, अब वो पैसे आप मार्केट में ला रहे हो, है ना। तो ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब वेग, वेग मतलब वो पैसा चल रहा है, ठीक है। एक जगह पे पड़ा नहीं हुआ है, आपने लाके बेड के गद्दे के नीचे रख दिया, तकिए के नीचे रख दिया, ऐसे नहीं। पैसा लाया, अब 1-2 दिन बाद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने पैसे को ला करके मार्केट में कुछ खरीदने के लिए आप चले गए, कुछ भी अपने घर के जरूरी सामान या आपसे आप जो भी खरीदना चाहते हैं वो चीजें, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को क्या दिखाता है, आपका वी जो है ये दिखा रहा है, ठीक है, कि जो आपने पैसा खरीदा है वो मार्केट में अब चला गया है, अब उसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। भाई आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, तो उसका सर्कुलेशन जो है वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे और भी शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है कि रुपया कितनी बार जो है हाथ को बदलता है। हाथ बदलता मतलब आज मेरे हाथ में है, कल आपके हाथ में, परसों उसके हाथ में, तरसों उसके हाथ में, इस तरह से जो पैसा है वो कितनी बार जो है हाथ को बदलता है, क्लियर। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब आपका होता है प्राइस लेवल। पी का मतलब क्या हो रहा है, प्राइस लेवल हो रहा है, ठीक है। पेपर में अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि भी एम का मीनिंग क्या है, ऐसा पूछ ले कई बार, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। और मैं चीजों को बहुत डीप लेके चलूंगा, ये बात ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है। तो छोटे मोटे एग्जाम तो आपके यूं ही निकल जाएंगे अगर उनमें आपकी इकोनॉमिक्स आती है तो, क्लियर। चलो, तो पी का मतलब आपको होता है प्राइस लेवल, यानी कि सभी वस्तुओं का जो मूल्य स्तर है उस टाइम पे वो क्या है, भाई कौन सी वस्तु कितने की आ रही है। पेन आपका 5 रुपए का आ रहा है, चीनी आपकी 35 रुपए किलो आ रही है, तेल आपके 160 रुपए लीटर आ रहा है, तो कौन सी चीज
कितनी जो वस्तु का स्तर है उसको लेके लिए हुए है, ठीक है। ये उस चीज को दिखाता है आपका पी, ठीक है, प्राइस लेवल को, क्लियर। उसके बाद जो टी है इसका मतलब है टोटल ट्रांजैक्शंस, क्लियर, यानी कि कुल लेन देन कितना हुआ है। तो यहाँ पे जो एम वी इक्वल टू पीटी है, इसको फॉर्मूले को आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट आता है, ठीक है। आपसे कोई इक्वेशन तो सोल्व करवानी नहीं बैठा वहां पे, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा एम का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, वी का मतलब क्या है, पी का क्या है, टी का क्या है। यह फॉर्मूले को कंप्लीट करवा देगा, ऊपर एमवी दे देगा, ऑप्शन में हो सकता है आपको पीटी, जीटी, वीटी ऐसे दे दे, तो आपको वहां से पीटी पहचान लेना है, क्लियर। तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, इरविन फिशर का ये फॉर्मूला है, क्लियर। चलो ऐसा भी पूछ सकता है, इस फॉर्मूले को लिखे क्वेश्चन में और आपसे पूछे कि ये फॉर्मूला किसने दिया, तो आपको याद रखना है इरविन फिशर ने दिया, और मनी इल्यूजन कॉन्सेप्ट के अंदर जो है ये काम करता है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। अब यहाँ पे मुझे जो इन्फ्लेशन है ना, यानी कि जो आपकी क्या बोलते हैं महंगाई हो रही है। अच्छा, महंगाई में मुझे एक बात बताओ, आपने देखा होगा अभी मैंने आपको एक चीज बोली है, वो चीज क्या बोली है, ये बोला है कि जो आपकी महंगाई है, ठीक है भाई, हर साल आप हर चीज में, मान लो आज चीज आ रही है 20 रुपए की, कितनी की आ रही है, 20 रुपए की कोई चीज आ रही है, ठीक है, 2026 में, अब 2026 चल रही है तो मान लो 2026 में कोई चीज 20 रुपए की आ रही है, ठीक है। हो सकता है 2027 में ये 20 रुपए की चीज 22 की हो जाए, हैं 2028 में ये चीज आपकी 25 की हो जाए, 2030 में आपकी चीज 30 की हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हुआ है, ये जो महंगाई हुई है, ये कितने परसेंट हुई है, 1% है, 2% है, 3% है, तो कितने हुई है, तो 100% तो हाईएस्ट ही होता है आपका। अब यहां से यहां कितनी हुई है, यहां से यहां कितनी हुई है, तो ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ये महंगाई का जो रेट है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इस महंगाई को क्या बोलते हैं। भाई अगर आपकी 1 से 4% के बीच में बढ़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, 5 से 10 के बीच में बढ़ रही है इसको क्या बोलेंगे, 20% से ऊपर महंगाई चली गई किसी देश में इसको क्या बोलेंगे। होता है ना भाई, कई बार किसी देश में कोई भाई आपदा आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो महंगाई एकदम ऊपर बढ़ जाती है ना, 50 की चीज तुरंत 70 की 80 की आपकी हो जाती है। तो ये जो रेट है इनके बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे कवर की है। तो एक आपकी होती है क्रीपिंग, जिसको बोलते हैं रेंगती हुई इन्फ्लेशन। भाई रेंग रही है, देखो कोई चीज रेंग रही है तो इसका मतलब क्या है, रेंग रही है तो मतलब रेंग रही है, भी रेंग रही है तो रेंगना ही उसका मतलब बहुत धीरे धीरे ऐसे चल रही है, रेंग रेंग के ऐसे होले होले चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर 3 या 4% के आसपास होती है तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग, यानी कि रेंगती हुई महंगाई एक तरह से, ठीक है। और ये नॉर्मल होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी मतलब आपकी परफेक्ट एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद आती है वॉकिंग। देखो अब एक चीज रेंग रही है तो ये तो सबको पता है कि होले होले चलिए ऐसे रेंग रेंग के, अब उसके बाद आपकी महंगाई नॉर्मल ऐसे चलने लगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भैया दर में वृद्धि हो गई है, और जब दर में वृद्धि हो जाती है तो वो कितने के अंदर आनी चाहिए, 4 से 10% के अंदर आपकी महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है 4 से 10% के अंदर, तो उसको रखते हैं वॉकिंग के अंदर। किसके अंदर, वॉकिंग के अंदर। वॉकिंग इन्फ्लेशन आपकी एक तरह से हो जाती है। और ये जो इन्फ्लेशन है भैया, ये आपकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके लिए थोड़ी सी चिंताजनक है। अब आपको आपने जो है जो आपकी अर्थव्यवस्था उस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये आगे जाके क्रैश भी कर जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। ये नॉर्मल है 3 से 4, जिसको बोल रहे हैं क्रीपिंग। उसके बाद 4 से 10 आपकी आती है वॉकिंग। अब एक आदमी है, पहले रेंग रहा है, फिर चल रहा है, अब चलने के बाद उसके बाद क्या आएगा, सीधा भागेगा वो, ठीक है। क्या करेगा, सीधा दौड़ेगा। तो भैया अगर रनिंग फेज के अंदर आपकी आ रही है, कब आएगी रनिंग फेज के अंदर, जब आपकी महंगाई का जो रेट है वो 10% से ज्यादा हो जाता है और 80% से कम है, तो इसको हम किसके अंदर रखेंगे, रनिंग के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, रनिंग के। और ये बहुत ही डेंजर वाली सिचुएशन है, खतरनाक वाली सिचुएशन आपकी हो जाती है, क्लियर। इसी तरह से अब आपकी आ जाती है ग्लोपिंग। ये क्या होती है, अगर आपकी महंगाई 20% से और पूरी की पूरी 100% तक पहुंच गई है, चीजों के दाम दुगने होने स्टार्ट हो गए हैं, 100 की चीज 200, 200 की 500, मतलब जो भी उनका डबल प्राइस होगा वो होने स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आपका देश अब बिल्कुल क्रैश कर गया है, बहुत खतरनाक सिचुएशन में आप पड़े हुए हो अब, ठीक है। ये होती है आपकी ग्लोपिंग, क्लियर। इसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन। कई बार बोलते हैं ना भाई ये तो बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है, हाइपर हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पे पहुंच गया है, ठीक है। तो जब 100% से ज्यादा चली जाती है इसको बोलते हैं। और यहां पे जो आपकी इकोनॉमी है भैया वो हो जाती है बर्बाद। जैसे ही आपकी 100% या उससे ऊपर चली गई तो बर्बाद तो हो ही गई इकोनॉमी, मतलब भाई तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, अब इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ भी कर लो, नोट छाप लो, कुछ भी कर लो, अब आपकी जो है वो
कंट्रोल में नहीं आएगी तो इकोनॉमी बर्बाद है। और ऐसा हुआ था आपके जिम्बाब्वे में, ठीक है, 2008 में जिम्बाब्वे में हुआ था ये चीज। तो इन्फ्लेशन के प्रकार पता चले आपको कितने टाइप की होती है, कैसी कैसी देखने को मिलती है। एक क्रीपिंग होती है, मतलब रेंग के धीरे धीरे चल रही है। एक आपकी होती है वॉकिंग, मतलब धीरे धीरे अब चलना स्टार्ट किया है। फिर आती है आपकी रनिंग, ठीक है, उसके बाद आती है ग्लोपिंग और फिर आपकी आती है हाइपर। क्लियर? तो ये जो टाइप्स है आपको याद रखने हैं, पेपर में कई बार ये भी आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे जो भी चीज आपको कराऊंगा वही कराऊंगा जो पेपर में पूछी जाती है। एक्स्ट्रा कोई भी चीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सिलेक्टेड चीजों को ही पढ़ाता हूं हमेशा। मैं ये नहीं कि बच्चों को टाइम खराब करने के लिए फालतू फंड का कुछ भी पढ़ाने लग जाओ, ठीक है, ऐसी चीजें मैं कभी नहीं पढ़ाता हूं। क्लियर? चलो अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, जो आपकी इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो आपकी क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई है, महंगाई आ क्यों रही है भाई? महंगाई का कारण क्या है? मार्केट में महंगाई बनी क्यों रही है? अभी तक तो आपका देश बिल्कुल सही चल रहा था, अब ये महंगाई बननी क्यों स्टार्ट होगी? ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी महंगाई है वो महंगाई जो है, वो चीजें जो है वो महंगी होनी स्टार्ट हो गई? ऐसा हुआ क्यों है? देखो, ये दो तरह से हो सकता है कि चीजें महंगी स्टार्ट हो गई हों। दो तरह से कैसे होगा? दो तरह से ऐसे होगा। अच्छा, चीजें महंगी कब होंगी? मान लो कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, वो महंगी कब हो सकती है? आप मुझे खुद बताओ भाई। मान लो पेन है, ये पेन महंगा कब हो सकता है? पेन महंगा कब हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि भाई ये जो पेन है ना, ये जो पेन है, इसको जो कंपनी बना रही है, और वो जो कंपनी भाई इस पेन को बनाने के लिए ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं से खरीदती होगी, अपने घर में थोड़ी बनाती है। अगर ये प्लास्टिक उसको बनानी, जो प्लास्टिक जहां से खरीद रही है, अगर ये चीज उसको महंगी पड़े, यानी कि पेन को बनाने के लिए जो कच्चा माल है अगर वो ही महंगा हो जाए, तो वो भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले उसको 3 रुपए की पड़ रही थी ये चीज, ठीक है, प्लास्टिक उसने ले लिया, निकाल दी मार्केट में, अब यही चीज इसको 5 रुपए की पड़ने लगी, तो भाई वो तो अपना वो निकालेगी ना प्रॉफिट। तो वो अब वो पहले जैसे प्राइस पे क्यों बेचेगी? वो इसको बड़ा करके, यानी कि महंगा करके प्राइस को बेचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि महंगाई या तो जब बढ़ सकती है कि जब आपका जो कच्चा माल है, क्या है, कच्चा माल, ठीक है, जो कच्चा माल है भाई उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए, कच्चे माल का प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को बरकरार करने के लिए अपना जो प्राइस है वो बढ़ा देगी। इस तरह से चीजें महंगी हो सकती हैं। अब ये हर चीज में अप्लाई होता है। कोई भी आपके घर में चीज है, अगर वो बनाने वाला जो पदार्थ है उसका, अगर उसमें आपको बढ़ोतरी मिल रही है कच्चे माल में कंपनी को, तो कंपनी आपको चीज महंगी बेचेगी। दूसरी चीज है मांग। दूसरी चीज क्या है? एक तरह से मांग है। ये मांग क्या है भाई? मांग का मतलब है कि भाई मार्केट में किसी चीज की अचानक से डिमांड बढ़ जाए, है, अचानक से लोगों के पास पैसा आ जाए बार बार के, और भैया चीज के ऊपर टूट पड़े, कूद पड़े एकदम चीज के ऊपर, है ना, तो भाई चीज महंगी हो जाएगी। आप जानते हैं किसी भी चीज पे ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है तो उसका भाव बढ़ जाता है ना, वो बोलेगा भाई अब तो मेरे पास आएंगे, बढ़ा दो भाव, ठीक है। तो यानी कि जनता के कारण भी, डिमांड के कारण भी जो चीजों के दाम है वो बढ़ जाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर? यही चीज यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये आपको दो टाइप की मैंने बताई है, तो दो ही टाइप की चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। एक होती है आपकी डिमांड वाली, ठीक है, क्या होती है, डिमांड वाली, जिसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग जनित जो महंगाई है वो वाली। क्लियर? यानी कि डिमांड बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है, तो क्या बोल रहा है, जब लोगों की मांग यानी कि डिमांड बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में ज्यादा बढ़ जाए। क्लियर? भाई बाजार में इतनी चीजें ही उपलब्ध नहीं है। भाई एक बात बताओ, आज तक जो है, आज तक 50 वस्तुएं रहती थी बाजार में, 50 वस्तुएं रहती थी और इनको खरीदने वाले 40 लोग होते थे, ठीक है। क्लियर? अबे कंपनी तो इतना ही है, कंपनी को क्या पता आगे जाके चीजें इसकी ज्यादा महंगी, मतलब ज्यादा बिकेंगी या कम बिकेंगी। कंपनी पिछले कई सालों से 50-50 चीजें बना रही है और चीजें बिक रही है बाजार में, कोई दिक्कत नहीं आ रही कंपनी को, क्योंकि कंपनी तो ज्यादा ही बना रही है ना, 40 लोग खरीदते हैं, कंपनी 10 एक्स्ट्रा ही बना रही है। अब अचानक से ये जो लोग हैं भाई, ये जो लोग हैं, लोग खरीदेंगे ज्यादा कब भाई? ऐसा हो सकता है कि एक तो उनको कहीं से लोन पे पैसा ले आए हैं, जैसे गाड़ी खरीदने के लिए लोन पे पैसा ले आते हैं, यानी कि लोगों की सैलरी बढ़ जाए, है, यानी को कहीं से ग्रांट मिल जाए, या कुछ ना कुछ, मतलब लोगों की जेब में पैसा आ जाए कैसे भी करके। और जब एक बार लोगों की जेब में पैसा आ गया, अब ये जो 40 लोग थे, अब भैया ये हो गए 80 या हो सकते हैं 100, ठीक है। अब जो लोग थे वो हो गए ज्यादा और चीज हो गई भैया कम, क्या पड़ गई, चीज कम पड़ गई। अब जैसे ही चीज कम पड़ेगी तो भाई इसकी मारामारी हो जाएगी बाजार में। अब जो दुकानदार वो रेट बढ़ा देंगे, भैया हम तो इतने की देंगे, लेना है तो ले, मत ले, क्योंकि पहले इतनी लाइन लगी हुई है। तो भैया डिमांड के कारण क्या हुआ है, चीज महंगी हो गई है।
इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित जो महंगाई है इसको बोलेंगे। तो इसका कारण क्या है? हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ जाए, है, बैंक से सस्ता ब्याज मिल जाए आपको, है, बैंक से सस्ता ब्याज मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि जो त्योहारों का मौसम होता है ना, त्योहार आते हैं, दिवाली आ गया है ना, रक्षाबंधन आ गया, तो इन टाइमों पे लोग जो है वो ज्यादा ही चीजें खरीदते हैं। आप जानते हैं कि आपके घर में बेशक पूरी साल भर मिठाई का डिब्बा ना आए, लेकिन दिवाली वाले दिन मिठाई का डिब्बा जरूर आएगा। खुद भी लाओगे और पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार भी देके जाएंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, चीजों की मांग बढ़ जाती है। वही चीज पूरी साल भर यूं ही पड़ी हुई है, लेकिन एक टाइम पे वो भैया मांग बढ़ गई उसकी, तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। और सीजन में, ठीक है, कई बार कुछ सीजन ऐसे होते हैं, जैसे गर्मी का सीजन है, ठंड का सीजन है, तो ठंड के सीजन में जैकेट, स्वेटर, है ना, गर्म चीजें ज्यादा बिकती हैं। गर्मियों को सीजन में कोई नहीं खरीदता इन चीजों को, तो सीजन के हिसाब से भी चीजें जो है वो बढ़ती रहती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, क्लियर, ज्यादा पैसा ज्यादा खरीदारी, मतलब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो खरीदारी भी ज्यादा होगी और कीमतें जो है भैया वो आपकी क्या करेंगी, बढ़ जाएंगी। क्या करेंगी? कीमतें आपकी बढ़ जाएंगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये कहता है कि अगर मार्केट में डिमांड हो जाती है किसी चीज की ज्यादा, तो भैया वो जो चीज है वो प्राइस अपना बढ़ाएगी, और चीज बढ़ रही है मतलब चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप जान गए, ठीक है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट देखो, दूसरी वाली है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित। अब मैंने आपको बताया था कच्चे माल की कीमत अगर बढ़ जाएगी, जब वस्तुओं को बनाने की लागत यानी कि कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या करे, बढ़ जाती है, तब कंपनियां क्या करेंगी, सामान भाई महंगा बेचेंगी। भाई मुझे बताओ, मान लो मैंने कोई कंपनी खोली, ठीक है, मैंने कंपनी खोली और उस कंपनी में मैं बना रहा हूं पेन। क्या बना रहा हूं? पेन बना रहा हूं मैं। पहले मुझे इस पेन को बनाने में क्या आ रहा था, 10 रुपए का खर्चा आ रहा था, और मैं इस पेन को जो बाजार हैं उन बाजारों में जाके जो बाजार के दुकानदार है वो मेरे से पेन को खरीद रहे थे 15 रुपए में। कितने में खरीद रहे? 15 में। क्लियर? अब भैया ये जो पेन है आज की डेट में, भैया ये जो कच्चा माल है ना जिसको मैं बनाने की लागत थी, ये बनाने में ही मुझे 5 रुपए और एक्स्ट्रा लग गए, 15 रुपए लग गए। तो मुझे बताओ मैं 15 रुपए में क्या दे दूंगा उनको दुकानदारों को बेचने के लिए? नहीं दूंगा। कच्चा माल भैया मेरा बढ़ गया, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। अब मैं इसको 20 रुपए या 25 रुपए के आसपास बेचूंगा। तो जब ये कच्चा माल ही 20-25 रुपए के दुकानदार के लिए जा रहा है आगे, ठीक है, तो भाई दुकानदार इस चीज को अब 15 की तो नहीं बेचेगा दुकानदार आगे जाके, 20-25 की भी नहीं बेचेगा, वो तो और प्रॉफिट बनाएगा आगे जाके, है ना। तो वो इस 25 रुपए की चीज को 35-40 रुपए के आसपास बेचेगा। तो जो चीज 15 रुपए की थी वो कितने की बिक रही है? 35 से 40 रुपए की बिक रही है। यानी कि कच्चा माल में बढ़ोतरी हुई तो भैया आगे जाके सारी चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ है, कच्चे माल की कीमत में क्या हो गया है भैया, इजाफा हो गया है। उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी चीजें जो है वो महंगी हो गई, ठीक है। कई बार कच्चे माल की कीमतों में नहीं बढ़ेगी तो मजदूर जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं, भाई हम 500 रुपए लेते थे अब हम 700 रुपए लेंगे ये काम करने के लिए, है ना। करते हैं ना कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मजदूर स्ट्राइक कर देते हैं, आप जानते हैं। क्लियर? या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेट्रोल या डीजल से बनती हैं, ठीक है। या भाई देखो आपको मैं बताता हूं, जैसे मान लो जनरेटर, अब बिजली, अब कब के घर में शादी ब्याह होते हैं जनरेटर लगता है, ठीक है। अब जनरेटर जो लग रहा है, अब वो जनरेटर आपको कुछ करके तो नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन भैया उसको चलाने के लिए, घर में बिजली जलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत तो पड़ेगी ना, है ना। ये डीजल उसमें जो भी गिरेगा, तो डीजल गिरता है वैसे नॉर्मली, तो डीजल की जरूरत पड़ेगी। अब डीजल इतने का आ रहा है, मान लो अब डीजल आ रहा है 90 का, ठीक है। अब वो कुछ टाइम डेट के 100 का या 110 का 120 का आने लगे, तो जो टेंट वाला है जिसने आपके घर में जनरेटर लगाया है शादी ब्याह में, तो वो बोलेगा ना भाई मैं इतने से कम तो नहीं करूंगा क्योंकि महंगाई हो गई है। यानी कि इनकी वजह से भी, पेट्रोल डीजल की वजह से भी महंगाई हो जाती है। और ये लगा लो जो इंडस्ट्री आपकी, ठीक है, तो उसमें डीजल जो है वो सबसे ज्यादा यूज में होता है, डीजल मशीनों को चलाने के लिए, बहुत सारी चीजों में, ठीक है। अगर पेट्रोल डीजल में भी इजाफा हो रहा है तो महंगाई बढ़ ही रही है, इसका मतलब। क्लियर? तो आपकी दो तरह की थी, डिमांड वाली हो गई और एक कॉस्ट वाली जो है वो आपकी हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे उसके बाद हम जो इन्फ्लेशन के मापने के तरीके होते हैं कुछ, भाई इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ गई तो बढ़ जाने दे, डिमांड से बढ़ी है या कॉस्ट से बढ़ी है, कैसे भी बढ़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चे माल में इजाफा हो गया या डिमांड लोगों की जो भी है बढ़ गई तो बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब सरकार ये सोच रही है कि भाई बढ़ तो गई, लेकिन अब इसको हम मापेंगे कैसे कि कितनी बड़ी है, हमें कैसे पता चलेगा कितनी बढ़ गई भैया, ठीक है। तो इसको मापने के लिए इन्होंने दो चीजें निकाली, ठीक है, और फिर तीसरी चीज जो है ये एडवांस है, ये अलग से है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। तो दो चीजें हैं, एक है WPI, एक है CPI, एक है WPI, एक है CPI। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो CPI है इसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, होलसेल को देख के आपको क्या लग रहा है,
होलसेल मतलब सर होलसेल में जो सामान जाता है उसकी बात कर रहे होंगे, हाँ उसी की बात होती है यहाँ पे। एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? जो उपभोक्ता होता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। जैसे हम किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं तो हम उस चीज को उपभोक्ता हैं। क्लियर? तो यहाँ पे होलसेल प्राइस पे और जो कंज्यूमर प्राइस है, इन दोनों प्राइस पे ये चीज आप मापने की जो है वो करते हैं। ठीक है? तो एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है। क्लियर? यानी कि WPI और एक आपका होता है CPI। क्लियर? ये IIP जो है इसको भी देख लो, इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बात करेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंपनियां कितना प्रोडक्शन कर रही हैं। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे CPI से। ठीक है? अब CPI पढ़ लो या WPI पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चलो, अगर आप बोलोगे तो WPI भी मैं आपको बता दूंगा पहले। ठीक है? चलिए, पहले मैं आपको WPI बता देता हूं। ठीक है? क्योंकि CPI दूसरे नंबर पे लिखा हुआ था वहां पे। देखो, ये जो आपका WPI है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था होलसेल प्राइस इंडेक्स। कई बार इनकी जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये क्या बता रही है? होलसेल की बात करेंगे भाई, जब इसके नाम में होलसेल है तो होलसेल की बात करेंगे ना, थोक की चीजों की बात करेंगी। तो ये बताता है कि थोक जो आपका बाजार है, क्या है? जो आपका थोक बाजार है, होलसेल जो आपकी मार्केट है, उसमें वस्तुओं की कीमतों में कितना बदलाव आया है। ठीक है भाई? थोक में चीजें सस्ती मिलती हैं, आप जानते हैं, है ना? और नॉर्मल आप सिंगल विंगल चीजें खरीदोगे एक दो, तो भाई वो महंगी मिलेंगी। तो अगर दुकानदार जो होते हैं ना, देखो आप अपनी मार्केट में जाओ, आपके घर के आसपास जो भी मार्केट है, वो जो दुकानदार होते हैं ना, वो थोक में सामान को खरीदते हैं। जो थोक सेलर होते हैं ना, उनसे खरीदते हैं। एक साथ 50 यूनिट कर दे, 100 यूनिट कर दे, 200 यूनिट, 500 यूनिट ऐसे खरीदते हैं, तो उनको वो सस्ता पड़ता है ना? तो एक तो आप इस लेवल पे चेक करोगे, एक आप चेक करोगे कंज्यूमर के लेवल पे। तो यहां पे जो WPI है, होलसेल वाला जो है, इसमें जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो बेस ईयर है ना, पेपर में पूछा जाता है कि बेस ईयर किसको लेते हैं। तो बेस ईयर लेते हैं इसमें 2011 और 12 को। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसको लेते हैं? 2011 और 12 को बेस ईयर के रूप में मानते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, WPI को मापने के लिए बेस ईयर क्या रहेगा? 2011-12 भी रहेगा, बीच का एक आध 2 साल रहेंगे, करंट ईयर भी दे देगा 25-26। तो इस तरह से आपको घुमाने की कोशिश करेगा। क्लियर? और ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? ये होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो है ये आपका पब्लिश होता है। पहली बार कब हुआ? 1942 में प्रकाशित हुआ था पहली बार। क्लियर? और इसे प्रोड्यूसर होलसेल लेवल पर मापा जाता है। इनके होलसेल है तो होलसेल लेवल पे ही मापेंगे चीजों को। क्लियर? ठीक है? होलसेल लेवल पे मापेंगे। तो ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट जो यहां पे लिखे हुए हैं, इन 3 में से भी ये जो फर्स्ट और जो सेकंड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? बेस ईयर आपको याद रखना है 2011-12, सबका ही 2011-12 रहेगा। ठीक है? WPI, CPI और तीसरे का भी। पब्लिश किसके द्वारा की जाती है ये भी आता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जो ही पब्लिक की जाती है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो, तो यहां पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लो। फैक्ट्री से दुकानदार को मिलने वाली चावल, सीमेंट, स्टील आदि की जो कीमत है उनकी बात की जाती है। मैंने आपको बताया दुकानदार जो है वो क्या करता है? बल्क में चीजें लेगा। तो वो जब भी चीजें लेने जाएगा तो बल्क में लेगा। चावल 1 किलो थोड़ी लेकर आएगा, वो बोलेगा भाई 10 कट्टे दे दे, 20 कट्टे दे दे, तो बल्क में ले रहा है ना, वो 1-2 किलो तो ले नहीं रहा है। ठीक है? सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये चीजें जो है बल्क में खरीदते हैं लोग। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे WPI क्लियर हुआ आपका। मेरे हिसाब से WPI में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है CPI। ठीक है? कंज्यूमर वाला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहां पे क्या होता है? ये बताता है कि आम उपभोक्ता द्वारा खरीदारी की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कितना बदलाव आया है। देखो, आपने 2 तरह से यहां पे चीजों को देखा। 2 तरह से कैसे देखा है? ध्यान से देखो। कोई भी चीज है, देखो कोई भी चीज है आपकी, सबसे पहले किस में बनेगी? मार्केट में। कोई भी चीज है मार्केट में आने से पहले वो जो आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी में बनेगी। ठीक है? मान लो कंपनी में हम चावल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चावल की। भाई कंपनी ने चावल को बनाया, ठीक है, चावल बन गया। अब ये जो कंपनी है, कंपनी के पास जो दुकानदार हैं, ठीक है, कंपनी के पास दुकानदार गए, जो ये वो दुकानदार हैं जो मार्केट में बैठते हैं। ठीक है? ये खुद तो बनाते हैं, खरीद के लाते हैं कहीं से। तो दुकानदार गए कंपनी के पास। अब दुकानदारों ने क्या किया? कंपनी से बोला कि भाई मुझे 50 बोरी चावल दे दे। ये तो ऐसे लेंगे ना, 50 बोरी, 100 बोरी, 200 बोरी, क्योंकि भैया उनका तो मार्केट में बेचने का काम है। ठीक है? तो इसने 100 बोरी लिया। तो यहां पे ये जो कंपनी है, क्या इसने इसको सस्ता दिया है या महंगा दिया है? एक तो ये चीज मापते हैं।
अब भाई दुकानदार को सस्ता मिलेगा या पहले, देखो अगर पहले जैसे रेट पे मिलेगा दुकानदार को, तो जो हम हैं हम जाएंगे खरीदने तो हमें भी पहले वाले रेट पे ये दे देगा। अगर दुकानदार को थोक में ही 10% की बढ़ोतरी मिल रही है तो आपको भी तो बढ़ोतरी मिलेगी फिर है आगे प्राइस में। भाई अब आपको मान लो आप लेके आते हो 2 किलो 3 किलो चावल या 1 किलो, आपको मान लो दे रहा था 100 रुपए केजी चावल, अब इसको पीछे से 10% की बढ़ोतरी मिल गई थोक माल में भी, तो अब आपको 100 रुपए के थोड़ी देगा, ये हो सकता है आपको 130 के दे हैं 150 के दे, ये डिपेंड करेगा ये क्या भाव लेके आया पीछे से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो अब यहाँ पे जो उपभोक्ता है जो फाइनली चीजों को खरीद रहा है, इसको ही सीपीआई के अंदर मापते हैं कि भैया ये जो है ये कितने में इन चीजों को खरीद रहा है। क्लियर, इस लेवल पे भी हम चीजों को मापते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये बताता है कि आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, या फिर अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं किसी से, कहीं से कोई सेवा ले रहे हैं, सेवाओं की कीमतों में कितना बदलाव आया है। क्लियर, ये चीज आपकी यहां से आती है। इसमें भी वो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बेस ईयर वाला पूछा जाता है, इसका बेस ईयर भी सेम है 11-12 जो आपका WPI था। ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के द्वारा, NSO के द्वारा जो है ये आपकी पब्लिश की जाती है। ठीक है, अच्छा जो RBI होता है ना आपका, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CPI का ही उपयोग करता है। किसको उपयोग करता है, CPI का। पेपर में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल किसके द्वारा करता है, पेपर में 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, CPI, WPI, IIP या नन ऑफ दीज। तो आपको किस पे टिक करना है, CPI पे जो है आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे रिटेल लेवल पर जो है ये चीजें मापी जाती हैं। क्लियर, और अगर आप कोई सर्विस वगैरह ले रहे हैं तो यहाँ पे ये जितनी भी सर्विस वाली चीजें हैं वो आपकी यहीं पे आएंगी, किसी से कैसी भी सर्विस आप ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सर्विस ही तो दे रहा हूं यहाँ पे पढ़ाने की, टीचिंग की। ठीक है, मैं कोई प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा हूं, यहाँ पे सर्विस दे रहा हूं आपको एक तरह से। क्लियर, तो इस तरह से आप CPI को पढ़ोगे। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ। उसके बाद बारी आती है IIP। IIP मतलब क्या होता है, IIP मतलब होता है, अरे IIP का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये चीजें बना रहा है, कितनी चीजें बना पा रहा है ना। तो यहीं पे हमें चीज क्लियर हो गई है कि ये किस चीज के बारे में बता रहा है कि देश में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री लगी हुई हैं, वो कितना उत्पादन कर रही हैं, है ना, कितना उत्पादन कर रही हैं, ये हमें IIP के द्वारा पता चलता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्लियर, यहां पे भी वो चीजें आपको याद रखनी जो आपने पीछे भी पढ़ी थी कि इसका जो बेस ईयर है वो भी 11-12 है, 2011-12 तीनों का ही, WPI, CPI और IIP तीनों का ही जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 आपका रहेगा। ठीक है, ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, ये भी पब्लिश आपकी CSO के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश की जाएंगी, CSO के द्वारा आपकी पब्लिश की जाती है। क्लियर, चलो, और ये किस पे जानते हैं आप, किस पे जो है फोकस करती हैं, देश की फैक्ट्रियों पे। ठीक है, कि कितना जो उत्पादन है वो कर रही है, कितना माल बना रही है, और ये औद्योगिक उत्पादन की मात्रा ट्रैक करता है, प्राइस को ट्रैक नहीं करता है। प्राइस की चीजें देखते हैं WPI और CPI, ये सिर्फ ये देखता है कि कितनी क्वांटिटी बना रहा है, 100 यूनिट बना रहा है, 1000 यूनिट बना रहा है, ये ऐसे यूनिट को देखते हैं, प्राइस में नहीं देखते हैं चीजों को। ठीक है, क्लियर। तो कोर इन्फ्लेशन यानी कि, अच्छा ये कहां से लिख दिया इसमें, इसको हटाओ भाई, ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें। ठीक है, ये काम की चीज नहीं है अभी आपकी, जब आगे जरूरत पड़ेगी तब आपको बताऊंगा। क्लियर, चलो, तो यहां पे हमें IIP आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो IIP है ये कौन कौन से सेक्टर के, भाई कुछ ना कुछ सेक्टर तो इसके अंदर होंगे ना, पेपर में कई बार आ जाता है। तो जैसे माइनिंग है, माइनिंग में कितना उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, अब मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी हो सकता है, आपका किसी भी टाइप का उद्योग हो सकता है। मान लो आपको कार बनाने वाली कंपनी है तो वो कितनी कार बना रही है ना, ऐसे हो सकता है। कोई पंखा बनाने वाली कंपनी है तो वो कितना पंखा बना रही है। ठीक है, तो यूनिट जो है वो यहाँ पे मापी जाती है आपकी। ठीक है, फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन हो रहा है। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इस चीज का उपयोग करते हैं हम। क्लियर, IIP का। ठीक है, यहां पे उदाहरण लिखा हुआ है, इसको देख लेना। ठीक है, क्लियर, पढ़ लिया आपने। चलो आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट एक आपकी कर्व और होती है जिसको हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। ये जो फिलिप्स कर्व है इसको ध्यान से समझो कि ये कहना क्या चाहती है। यहां पे देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कर्व है ये किस किस के बीच में हो रही है, ये इन्फ्लेशन के बीच में यानी कि महंगाई के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो है ये बातें कर रही है। तो फ्लिप कर्व को मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अनएम्प्लॉयमेंट इसी क्लास में होगा, लास्ट में आपको कराऊंगा, तब आपको फ्लिप कर्व के बारे में भी मैं चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि भाई अभी मैंने आपको यही नहीं बताया तो फ्लिप कर्व कैसे बता दूं। ठीक है,
चलो अब इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बातें करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे ये रही, ठीक है, इसको देख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वाली, इसको देखो पहले, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है डिस इन्फ्लेशन और एक लिखा हुआ है डीफ्लेशन। तो यहां पे इसको मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, पहले इनको पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है यहां पे। अभी हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और उसका उल्टा होता है डिफ्लेशन। क्या मतलब होता है? महंगाई का उल्टा होता है डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का उल्टा ही कहलाता है डिफ्लेशन, महंगाई का उल्टा होता है डिफ्लेशन, ठीक है। यानी कि कीमतें क्या करेंगी? आपकी गिरेंगी। लेकिन ये डिसइन्फ्लेशन क्या है आपको भी ग्राफ से समझाऊंगा। इन्फ्लेशन की दर घटना, यानी कि दर आपकी जो है वो घटती जा रही है, क्लियर, ठीक है, धीमे धीमे। पहले भी आपकी मान लो आप ऐसा लगा सकते हैं, पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, देखो इससे आप समझोगे अच्छे से। देखो ये आपकी नॉर्मल लाइन है जीरो वाली, ठीक है, ये आपकी क्या है? जीरो वाली लाइन है, ठीक है, ये जीरो वाली लाइन है, क्लियर। अब यहां पे आओ, यहां पे जो चीजें हैं उनका प्राइस बढ़ना हो गया स्टार्ट, क्या हो गया? बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे पहले इतनी थी, अब यहां पे उसके बाद 1% यहां पे हो गई, उसके बाद यहां पे हो सकता है 2% हो गई हो। तो क्या हो रही है? चीजें जो हैं वो महंगी होने स्टार्ट हो गई हैं। क्या हो रही है? महंगी होने स्टार्ट हो रही हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। लेकिन अब ये जो चीजें हैं ये महंगी होकर यहां रुक गई, अब यहां से जो है ये नीचे नीचे गिरना क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। क्या हो गया? नीचे गिरना आपके स्टार्ट हो गई है। तो जब चीजों के प्राइस महंगे होने के बाद धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को हम ये जो आपको पहले लिखा हुआ है ना, डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस इन्फ्लेशन कहते हैं, क्लियर। और जब आपकी इन्फ्लेशन का उल्टा ही हो जाए पूरा, यानी कि जीरो लाइन से भी नीचे चले जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। अब यही ग्राफ आपको अलग अलग तरीके से भी देखने को मिलता है। ये ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। अलग अलग तरीके से भी आपको टीचर जो है इसको कराते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एक तरीके से और बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो एक है, मान लो यहां से, देखो यहां से महंगाई बढ़ना स्टार्ट हुई, ठीक है, ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ गई महंगाई, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ऐसे हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, फिर महंगाई बढ़ रही है, क्लियर, फिर ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ गई। अब ये जो ग्राफ है इसको देखो, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखो, यहां से और यहां तक ये बढ़ा रेगुलर, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या हुई है? महंगाई बढ़ी है, यहां तक बढ़ती जा रही है, तो यहां पे क्या हुआ है? इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है, यानी कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई क्या हुई है? आपकी बढ़ी है, क्लियर। उसके बाद अब जो महंगाई है, मान लो यहां पे 1%, यहां पे 2%, यहां पे 3%, यहां पे 4%, ऐसे बढ़ रही है, क्लियर। तो हाईएस्ट 5% पे जाके टॉप पे पहुंची है। अब यहां की बात देखो, फिर ये कम होना स्टार्ट हुई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, यानी कि जिस रफ्तार से पहले बढ़ रही थी अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। पहले 5 पे थी, अब मान लो कभी 3 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी इनके बीच में आ रही है ना, तो कम हो रही है ना। देखो महंगाई जो है वो कम बढ़ रही है, फिर बढ़ना यहां तक, जहां तक ये कम बढ़ना स्टार्ट हुई है, यहां से और यहां तक। देखो नॉर्मल प्राइस तो ये है, अभी नॉर्मल प्राइस बनी है, महंगाई तो अब भी है, लेकिन अभी पहले मान लो 5 पे थी, तो अभी 4 पे है, 3 पे है, 2 पे है, ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यहां से और यहां तक फिर ये बढ़ गई है, फिर प्राइस बढ़ गया। अब इसमें क्या हुआ है? यहां पे फिर से इन्फ्लेशन हुआ है। क्या हुआ है? फिर से इन्फ्लेशन हुआ है। और यहां पे अब जो महंगाई है वो आपकी कम होना अगर स्टार्ट हो जाएगी तो वो आपका इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यही चीज यहाँ पे जो है आपकी लिखी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको महंगाई कैसे होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जब महंगाई बढ़ रही है, आप मुझे जवाब देना, ठीक है, कमेंट में। अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के बढ़ने से क्या होगा? क्या देश में बेरोजगारी बढ़ेगी या बेरोजगारी कम होगी? बताओ मुझे। महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ने से बेरोजगारी पे क्या असर पड़ रहा है? बेरोजगारी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? बताओ अब जल्दी से बताओ भाई, बेरोजगारी बढ़ रही है या ज्यादा होगी? भाई महंगाई बढ़ गई, अब फिलिप कब समझेंगे। महंगाई बढ़ गई तो महंगाई के बढ़ने से या महंगाई के कम होने से बेरोजगारी पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? यही चीज आपको फिलिप कर्व के अंदर आपको देखने को मिलती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो फिलिप कर्व है वो आपका ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, और जो आपकी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके बीच में जो है रिलेशन को दिखाएगा। और ये रिलेशन होता है इनवर्स का, अपोजिट होता है, विपरीत रिलेशन आपका होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे दिखाना चाहता है
जब आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यानी कि जब आपकी महंगाई बढ़ेगी तो जो आपका बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, डिक्रीज होगी, तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो महंगाई है, वो महंगाई नहीं, बेरोजगारी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। इनवर्स में चल रहा है ना भाई, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है कि ये क्या बताता है, इनवर्स रिलेशन को दिखा रहा है, इनवर्स संबंध को दिखा रहा है। क्लियर, ये इसका क्या है, इसका ग्राफ है। इसके ग्राफ को बड़े टाइप में देखो किस तरह से काम कर रहा है। एक तरफ आपको देखेगा अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो है रेट, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला रेट है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होती है ना, आप जानते हैं, ये आपकी होती है वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे आपका क्या है, इन्फ्लेशन वाला रेट है, महंगाई वाला रेट यहां पे है, ठीक है, महंगाई वाला यहां पे है। ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला है, यानी कि बेरोजगारी वाला, ठीक है। देखो पेपर में कर्व तो नहीं आता है, ये जो आपका ये ग्राफ दिखा हुआ है ये तो नहीं आता है, लेकिन पीछे जो मैंने लिखवाया था वो आ जाता है। क्लियर, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, ठीक है। तो उसने बोला जब महंगाई बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, तो महंगाई यहाँ पे मान लो बढ़ रही है। अब देखो महंगाई बढ़ते बढ़ते मान लो 2% पे पहुंच गई, ये पहुंच गई 2% पे, ठीक है। महंगाई, अब देखो महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, 2 के बाद महंगाई गई भैया 5 पे। जब महंगाई 5 पे गई तो ये जो कर्व है यहाँ पे आके लगेगा 5 का डंडा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आओ डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे, तो महंगाई 5 पे है, तब भी जो बेरोजगारी है वो 2 पे ही है, ठीक है। जब ये 2% पे है तो यहाँ पे देखो कहां गई लाइन, ये इस कर्व पे देखना है आपको, ये इस पे टच करना है, जाके डायरेक्ट इस पे टच करना है, ठीक है। ये इस तरह से लगा सकते हो आप, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये, ठीक है। तो यहां से देखना है ऐसे 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 देखना है, ऐसे, क्लियर, ऐसे कर्व बना हुआ है, और कुछ नहीं इसमें, रटना है रट लो, समझ में आता है समझ लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब आपकी जो आपका इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बड़ा है तो महंगाई आपकी क्या है, कम हुई है। अब देखो इन्फ्लेशन का रेट मान लो मैं 8% कर देता हूं, तो महंगाई देखो यहाँ पे कहां गई, अब 1% के आसपास आ गई है ना। तो यानी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ा है तो बेरोजगारी आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। क्लियर, ऐसे यहाँ पे देखो, ये मतलब ये लगा लो कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही ऐसे खींची जाती है कि भैया अगर इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये है इसका रोल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जो आपकी स्टैगफ्लेशन है उसके बारे में। ये स्टैगफ्लेशन मैं आपको बाद में कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट करा देता हूं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भैया ज्यादा जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, मतलब देश में शिक्षित युवा बहुत हैं, ठीक है, डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। भाई यही तो है बेरोजगारी, है, या ये बेरोजगारी है भाई आपने कोई डिग्री भी नहीं की, आपको कुछ आता जाता भी नहीं है, हैं, कुछ नहीं आता जाता है, फिर आप बोल रहे हो बेरोजगारी है। भाई बेरोजगारी कैसे है, पहले तो खुद तो सीख, कुछ तुम पे आता भी है, तुमने डिग्री भी कर रखी है, शिक्षित भी हो, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसी को बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, एक तरह से बेरोजगारी बोलेंगे। क्लियर, तो कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उसको आता है काम करना, सक्षम है वो काम करने के लिए, और काम ढूंढ भी रहा है, लेकिन उसको काम नहीं मिले, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मापने की जो एजेंसी है वो कौन सी है, NSSO, ठीक है। क्लियर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी क्या है, बेरोजगारी को मापने की एजेंसी है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। तो बेरोजगारी जो है वो 3 मेथड से मापी जाती है हमारे इंडिया में, वो तीनों कौन से हैं वो आपको यहां पे दिख रहे हैं। क्लियर, एक है यूजुअल स्टेटस रेट, यानी कि सामान्य जो होता है, यूजुअल का मतलब होता है सामान्य, सामान्य स्थिति दर होती है। एक होती है करंट वीकली रेट, यानी कि वर्तमान साप्ताहिक दर, और एक आपकी होती है करंट डेली रेट, यानी कि वर्तमान दैनिक दर। यानी कि देखो डेली के बेसिस पे भी नाप रहा है, सप्ताह के बेसिस पे भी नाप रहा है, और नॉर्मली जो रहती है उसके बेसिस पे भी नाप रहा है। तीनों तरह से चीजें को कवर करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर, चलिए यहां पे देखो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है इसके कुछ प्रकार हैं, और 100% इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से पेपर में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर इकोनॉमिक्स आ रही है तो यहां से पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये देख लो जल्दी जल्दी से क्या है। पहला है आपका स्ट्रक्चरल, ठीक है, ये जो है संरचनात्मक जो आपकी बेरोजगारी है, ये क्या है, ये है जब आपकी स्किल और जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो मिसमैच हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, स्किल कुछ और चीज की है ना, क्लियर, और जॉब कुछ और ही कर रहे हो। क्लियर, तो यहां पे क्या होता है कि भैया आपकी जो डिग्री है ना, आपके पास डिग्री है पर उससे आपको जॉब ही नहीं मिल पा रही है। ठीक भाई, मान लो आप ऐसा लगा सकते हैं जो आपकी जॉब है, ठीक है, जो आपकी जॉब है
और जो आपकी स्किल है, ये दोनों क्या है, मिसमैच है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में है। क्या है, विपरीत दिशा में। मान लो मैंने कंपनी खोली, मुझे है 100 इंजीनियर की जरूरत, ठीक है, 100 इंजीनियर की जरूरत है, या फिर मान लो मैंने इंस्टीट्यूट खोला, मुझे 100 इंग्लिश टीचरों की जरूरत है। लेकिन अब आपके पास डिग्री तो है, आपने सब कुछ कर रखा है, लेकिन भैया अब आप इंग्लिश जो है नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो आपने इंग्लिश में नहीं कर रखी, आपने किसी और चीज में कर रखी है। मान लो आपने इंजीनियरिंग कर रखी है या कुछ और, मतलब किसी और लाइन में आपने जो है अपना जो डिग्री है वो कर रखा है। क्लियर? तो यानी कि डिग्री और जो भैया रिक्वायरमेंट थी जॉब के लिए वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। आप सीवी भेजते हैं लोगों के पास, रिज्यूम भेजते हैं कि सर मुझे जॉब की जरूरत है, तो रिज्यूम भेज देते हैं ना, तो कई बार वो भैया रिज्यूम को आपको सिलेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है और आपकी जो भैया स्किल्स है वो मैच नहीं कर रही होती हैं। मुझे चाहिए भैया 3 साल वाला एक्सपीरियंस का और आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे चाहिए बीएससी वाला, आपने कर रखी है बीए, तो यानी कि स्किल जॉब के हिसाब से मैच नहीं है। ठीक है, वो आपकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलो, दूसरी होती है आपकी फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल जो होती है इसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। मतलब नई और बेहतर जॉब ढूंढने के समय जो आपकी बेरोजगारी होती है वो, मान लो आपको कहीं से कैसे भी चेक वेक लगा के आपको भैया जॉब मिल गई, अब आप 1 डेढ़ 2 साल करते हैं उस जॉब को, अब आप हो जाते हैं बोर। अब आप सोचते हैं कि भैया बहुत दिन हो गए, ये प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अब मैं किसी दूसरी जॉब को ढूंढूंगा। तो जब आप दूसरी जॉब ढूंढने जाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम के लिए आपने देखो, आप एक काम, आपके पास रोजगार था, आपने उस रोजगार को छोड़ दिया। अब जब से रोजगार छोड़ा है और जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिलती है, ये जो टाइम फ्रेम है, इसी को आप घर्षणात्मक यानी कि फ्रिक्शनल जो आपकी बेरोजगारी है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान नौकरी को छोड़ करके बेहतर की तलाश जब आप करते हैं। क्लियर? इसके बाद आपकी आती है जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या होता है भैया? ये होता है जरूरत से ज्यादा लोगों को काम पर रखना। जरूरत से ज्यादा लोगों को काम पर जब आप रखते हैं ना, तो तब आपकी जो बेरोजगारी है निकल के सामने आती है। ठीक है, और 2-3 को हटा देंगे तो प्रोडक्शन नहीं घटेगा। मान लो मेरा एक खेत है, इसने क्या बोला, ध्यान से देखना, अगर 2-3 को हटा दे तो प्रोडक्शन नहीं घटेगी, प्रोडक्शन सेम रहने वाली है। मेरा एक खेत है, इस खेत में भैया क्या होता है, 110 मन गेहूं जो है, 110 मन गेहूं उगता है हर साल। ठीक है, अब मैंने इसमें 30 से 40 लोगों को लगा दिया गेहूं बोने के लिए या गेहूं काटने के लिए, जो भी मुझे काम था। एक बात बताओ, जब मैं 30-40 लोगों को लगाऊंगा तब भी इसमें 110 मन गेहूं निकलेगा। अगर मैं 30-40 में से कुछ लोगों को भगा दूं, 10 से 15 लोगों को रखूं, तब भी मेरे में इतना ही गेहूं निकलेगा। अगर मैं एक व्यक्ति को रखूंगा तब भी इतना ही गेहूं निकलेगा। प्रोडक्शन तो सेम ही रहेगा ना भाई। तो यहां पे क्या है, ये बेरोजगारी आपकी क्या होती है, जब आपकी जितनी जरूरत होती है इसमें, मान लो भाई आपको बस 10 की जरूरत है, लेकिन आपने क्या कर दिया, इतने लोगों को लगा लिया 30-40 को, और बाद में उनको हटा दिया फिर, तो ये बेरोजगारी निकल के सामने आती है, यानी कि जरूरत से ज्यादा आप लगा रहे हैं। क्लियर? चलो, मेरे हिसाब से हो गया होगा। फिर आपकी आती है साइक्लिक यानी कि चक्रीय बेरोजगारी जो आपकी होती है। ये क्या करती है, बाजार में जब आपकी मंदी आती है, ठीक है, बाजार में क्या आती है, मंदी आती है, उस टाइम पे ये जो बेरोजगारी है आपके सामने निकल के आती है। उसके बाद आती है सीजनल वाली। कौन सी आती है? सीजनल वाली। ये जो सीजनल वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, मौसमी बेरोजगारी है, ये कौन सी बेरोजगारी है? वो है या तो आप कोई कृषि करते हैं, भाई कृषि तो सीजन के हिसाब से चलती है, ठीक है, या आप क्या करोगे, या तो कृषि करोगे, या मान लो आपने कोई ऐसा बिजनेस कर रखा है जो ठंड में ही चलेगा या गर्मी में ही चलेगा या वर्षा ऋतु में ही चलेगा, मतलब सीजन के हिसाब से जो है बिजनेस चलेगा। मान लो भैया आपने ऐसी फैक्ट्री खोल ली, या आपका ऐसा व्यापार है कि आप क्या करते हैं, जैकेट बेचते हैं। भाई जैकेट का तो सीजन आता है, यानी कि आपकी जो भैया ठंड है उसमें तो मौजा है, उसके बाद भैया गर्मी आती है, आपकी टाटा फिश हो जाएगी, क्योंकि भैया सीजन के हिसाब से जो है कपड़ा बेचा जाता है। क्लियर? तो सीजनल आपकी क्लियर हो गई, पेपर में डायरेक्ट आते हैं, याद रखना इनको। ठीक है, उसके बाद आती है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कौन सी होती है भैया? ये होती है आपकी शास्त्रीय बेरोजगारी। ये कब आती है? जब किसी जॉब की सैलरी तो बहुत अधिक होती है और भैया उसको चाहने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि भैया सैलरी ज्यादा है तो चाहने वाले तो अधिक होंगे ही, ठीक है, लेकिन सीट बहुत कम होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तब आपकी शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल बेरोजगारी जो है वो निकल के सामने आती है। जैसे कि अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आधे बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि पक्की नौकरी है, लेकिन आधे इसलिए कर रहे हैं वह सैलरी बहुत बढ़िया होने वाली है, 8 कमीशन में है ना तो जो सैलरी है वो अच्छी हो जाएगी। तो सैलरी जैसी अच्छी होगी तो भैया इसमें भीड़ भड़का और बढ़ने वाला है। अभी आपको पता है, अभी तो यहाँ पे बहुत कम भीड़ है उस हिसाब से, क्योंकि अभी जो प्राइवेट वाले जो संस्थाएं हैं
उनकी सैलरी ज्यादा हो जाती है कई बार, है ना, सरकारी वालों से। लेकिन जैसे ही 8वां कमीशन लग गया है, लगेगा जब भी, तो भैया सैलरी जो है वो आसमान छूने वाले है। फिर देखना इसमें कितनी भीड़ भड़का होता है, ठीक है, क्लियर। तो भैया सैलरी के हिसाब से जो है भाई लोग ज्यादा आएंगे फिर, तो तब आपकी जो ये वाली बेरोजगारी है ये आपकी फैल जाती है, क्लियर। चलिए मेरे हिसाब से यहां पर चीज आपकी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको पेपर में डायरेक्ट ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका मार्जिनल वर्कर, जिसको सीमांत कर्मी बोलते हैं। एक आपका होता है मेन वर्कर, ठीक है, जिसको आप मुख्य कर्मी बोलते हैं। ये होते क्या क्या है देख लो। अगर किसी व्यक्ति को 365 दिनों में से 183 दिन या उससे ज्यादा काम मिला है तो वो व्यक्ति आपका मार्जिनल वर्कर कहलाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 365 दिनों में 183 दिन से कम जो है आपको क्या मिला है, काम मिला है, तो आप किसके अंदर आओगे, मुख्य कर्मी के अंदर आओगे, मेन वर्कर के अंदर आओगे। यानी कि मार्जिनल वर्कर वो होगा अगर आप पूरी साल में 183 दिन से ज्यादा काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप मार्जिनल वर्कर हैं, ठीक है, पेपर में डायरेक्ट आता है। मेन वर्कर वो होगा जिनको भैया 183 दिन से कम जो है आपको काम मिला है, क्लियर। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संगठित जो श्रमिक होते हैं वो, और एक होते हैं इनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित श्रमिक जो होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं देख लो। ये वो होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आते हैं, वो वाले होते हैं। अभी जब गवर्नमेंट जॉब के अंदर आएंगे तो सरकार तो नियंत्रण करेगी नहीं इन पे, तो इन पे क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। ये वो होते हैं भैया जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। अब भाई आप पे क्या सरकार को कोई नियंत्रण है, नहीं है, तो जो सरकारी नौकरी करते हैं उन्हीं पर तो नियंत्रण होगा। अब आप करते ही नहीं है तो आपके कैसे हो जाएगा। तो आपका एक होता है इनऑर्गेनाइज्ड, जो जिन पे सरकार का क्या है कोई भी जो नियंत्रण है वो आपका नहीं होता है, क्लियर। चलो तो ये एक छोटा सा नोट है, इसको भी याद रख लेना। 1973 में बेरोजगारी पर भगवती समिति ने रिपोर्ट दी थी, ठीक है, क्लियर। इस कमेटी को बेरोजगारी की टास्क फोर्स भी बोला जाता है। बेरोजगारी की टास्क फोर्स किसे कहेंगे, कई बार आ जाता है, तो भगवती समिति को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलो इसके बाद आपको मैं नरेगा या मनरेगा जिसको आप बोलते हैं, अब तो इसका नाम भी चेंज कर दिया है, ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था। तो ये वाली जो है योजना, ये पेपर में डायरेक्ट आती है नाम से, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्लियर। पहले इसका नाम खाली नरेगा था, ठीक है। ये जो लास्ट में जो एम में जोड़ा गया है ना, ये वाला है, ये महात्मा गांधी के लिए अलग से जोड़ा गया। देखो महात्मा गांधी अलग से आया हुआ है, पहले एन से चालू था ये, ठीक है। तो ये नाम कब जोड़ा गया ये आपको कई बार देखने को मिल जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पहले इसका नाम नरेगा था, ठीक है, नेशनल से चालू हो रहा है इसका नाम, और बाद में महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा गया था मनरेगा, तब इसको बोला गया। पहले नरेगा था, फिर इसको मनरेगा बोल दिया गया, क्लियर। चलो तो मनरेगा कब बना था ये, 2009 में। 2009 में ही महात्मा गांधी का जो नाम है वो इसमें जोड़ा गया था, क्लियर। नरेगा जो है वो 2005 में आया था, और 2009 में 4 साल के बाद इसमें क्या कर दिया था, आपका जो महात्मा गांधी का नाम है वो जोड़ दिया था, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो आपके गरीब परिवार हैं, ठीक है, गरीब परिवार हैं, उनको साल में कम से कम 100 दिन का जो रोजगार है वो देने के लिए ये जो स्कीम है ये बनाई गई थी। क्योंकि साल में 100 दिन तो सबको व्यापार मिलना ही चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को, क्लियर। उनके लिए क्या है, ये जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी। लेकिन देखो अब इसका जो नाम है ना वो चेंज करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो तो इसका जो नया नाम है वो क्या रखने की कोशिश की गई थी, वीबी जी राम जी, देखो जी राम जी, ये जो है नाम रखने की कोशिश की गई थी, क्लियर। वीबी का मतलब होता है विकसित भारत गारंटी, ठीक है, फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, क्लियर। और यहां पे पहले जो 100 दिन का था उसको बढ़ा के 125 दिन की जो है वो गारंटी देने की कोशिश की गई है, क्लियर। तो यही जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। मेरे हिसाब से सारी चीज आपको क्लियर हुई है और हर एक टॉपिक आपको समझ में भी आया है। अगर फिर भी कोई आपको ऐसा लगता है कि ये चीज हमारी दिमाग से उतर गई है सारी, ये समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद आपको इसका एक टॉपिक और मिलेगा ना लास्ट, उसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे उस टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।